Hello everyone and welcome back to yet another episode of English series. In the first episode, we discussed regarding closing down the affairs of a company as to what are the ways जिसके थ्रू हम एक कंपनी के affairs को बंद कर सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे regarding scaling down the affairs of a company. से क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को स्केल डाउन कर सकती है. जब बात स्केलिंग डाउन की करें तो जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि शायद कंपनी में फेलियर है, या तो कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा है, या तो कंपनी सही से रन नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ विच कंपनी नीड्स टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन. लेकिन स्केलिंग डाउन का मतलब हर वक्त फेलियर नहीं होता है. स्केलिंग डाउन कुड बी बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कॉल. एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है जिसके वजह से कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन करती है. तो क्या क्या रीजंस हैं जिसके वजह से कंपनी अपने बिजनेस को स्केल डाउन करती है, और वो स्केल डाउन करने के लिए क्या क्या मोड्स कंपनी ऑप्ट कर सकती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. पहले बात करेंगे रिगार्डिंग रीजंस फॉर स्केलिंग डाउन. क्या क्या कारण है जिसके वजह से कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर सकती है या करना चाहती है. जब बात स्केलिंग डाउन की करें, देयर कुड बी सेवरल रीजंस, सेवरल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच कंपनी नीड्स टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन. फॉर इंस्टेंस, resource allocation. Company has resources and company needs to strategically allocate its resources because of which company needs to scale down its operations. Second, company में हो सकता है कि there are selective set of investors and company needs to give exit to that selective set of investors. एक particular set of investors को company exit देना चाहती है, उस वक्त कंपनी स्केलिंग डाउन ऑप्ट कर सकती है. कंपनी के पास एक पर्टिकुलर बिजनेस अंडरटेकिंग है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एक अंडरटेकिंग है जहां ऑपरेशनली जो कि इतना एक्टिव नहीं है, या जहां बहुत एक रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है. कंपनी ये अपने उस बिजनेस को डाइसेक्ट कर सकती है टू अनदर कंपनी सच दैट इट कैन फोकस इन कोर बिजनेस एरिया. सो देयर कुड बी सेवरल रीजंस बिकॉज ऑफ विच अ कंपनी नीड्स टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस. जब बात रीजन की कर लिया, तो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात आते हैं कि अब क्या क्या मोड्स है जिसके थ्रू हम एक कंपनी के ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू स्केल डाउन किया जा सकता है. स्केलिंग डाउन के लिए आज हम लोग जो 4 तरीके पे फोकस करेंगे वो है बायबैक, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, डीमर्जर और स्लम सेल. हर एक तरीका हर सिचुएशन में नहीं ऑप्ट किया जा सकता है. देर आर पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो किस सिचुएशन में कौन सा तरीका सही बैठेगा ये कंपनी को डिसाइड करना होता है. तो आज इसी को हम लोग समझेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा पर्टिकुलर तरीका ऑप्ट करना सही होगा. Let us take few example. Say suppose company needs to give exit to a selective set of investors. In that case, can a company opt for slump sale? The answer is no. Because slump sale के केस में कंपनी अपनी एक अंडरटेकिंग को बेचेगी और उसके बदले में कंपनी को कंसिडरेशन मिलेगा, जो कि कंसिडरेशन कंपनी को मिलेगा, ना कि उसके शेयर होल्डर्स. So there will be no exit opportunity provided to the shareholders of the transferor company. ऑन द कंट्रारी, अगर कंपनी बायबैक करे तो कंपनी एक सिलेक्टिव सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकती है. अगर कंपनी को बायबैक करना है और कंपनी को एक लार्ज सेट ऑफ शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है, तो बायबैक के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बायबैक इस लिमिट तक ही किया जा सकता है. फर्दर देर आर सम टैक्सेशन प्रोविजंस एज वेल, जिसके वजह से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं. तो ये ध्यान में रख के कि कौन सा तरीका कंपनी अपनाए कि कंपनी का जो पर्पस है वो अचीव हो सके, कंपनी को ये डिसाइड करना है कि हम किस सिचुएशन में कौन से तरीके को ऑप्ट करें. लेट अस अंडरस्टैंड द मोड्स विच आर प्रोवाइडेड एंड what are the modes that a company can opt for scaling down its operations. तो पहला हम लोग शुरू करते हैं बायबैक से. जब बात बायबैक ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज की करें, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद बायबैक प्रोविजंस. दिस सेक्शन 68 रीड विद रूल 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स प्रोवाइड्स कि हम लोग किस तरीके से कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, क्या सोर्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग बैक द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, क्या तरीका है जिसके थ्रू हम बायबैक करेंगे, क्या प्रोसेस है या क्या टाइमलाइन है जिसके अंदर हमको ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है. ये सारे तरीके सेक्शन 68
रीड विथ रूल 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स में बताया गया। तो बाईबैक का मतलब क्या है? बाईबैक का मतलब है बाई बैक, वापस खरीद रहे। किन से खरीद रहे? कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया था, कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू किया था, आज उस सिक्योरिटीज को कंपनी फिर से खरीद रही, वापस ले रही है। दिस इज बाई बैक शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्या रीजन हो सकता है जिसके वजह से कंपनी बाई बैक करे? There could be several reasons because of which a company may think of buying back its shares or securities. क्या हो सकता है? जैसे the first reason could be distribution of accumulated profit. There are profits in the company and the company is thinking of distributing the profit. तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कैन ऑफर बाई बैक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ये भी है कि साइमल्टेनियसली कंपनी कैन ऑफर डिविडेंड एज वेल। कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके भी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर इट्स ओन रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज डिविडेंड इज सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसिस्टेंसी। आपने एक साल 2% डिविडेंड दिया, अगले साल 10% डिविडेंड दिया, उसके बाद 12% डिविडेंड दिया, तो हर साल जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं। यू नीड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। However, that is not the case in case of buyback. बायबैक के केस में देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिट, उस लिमिट तक ही आप बायबैक कर सकते हैं, और उस बायबैक करने के लिए जो रिसोर्स है उसके लिए भी एक लिमिट प्रोवाइड किया गया है कि आप इतने हद तक ही उस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। तो बायबैक इज वन ऑफ द तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच कंपनी ऑप्ट्स फॉर बायबैक। सेकेंड, देयर कुड बी अ पॉसिबल एवेन्यू की कंपनी स्केल डाउन करना चाहती है अपने साइज को। स्केलिंग डाउन के लिए बायबैक इज द बेस्ट ऑप्शन। फिलहाल आफ्टर दिस टैक्स प्रोविजन, जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स कंपनी नीड्स टू डिसाइड कि वेदर बायबैक वुड बी बेटर ऑप्शन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी बेटर ऑप्शन। लेकिन बायबैक इज आल्सो वन ऑफ द वाज आल्सो वी कैन से वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग डाउन द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। Secondly, when, as I said, when there is a call to give exit to a particular set of investors in a company, company में एक particular set of investors है, एक particular set of shareholders है, company needs to give exit opportunity to them. तो ये exit opportunity देने के लिए भी buyback is the best option. Company can buy back their shares and accordingly company can give that exit opportunity, that exit to them. Fourth reason could be that company wants to cash out the compulsory convertible debenture or compulsory convertible preference shareholders, क्योंकि सीसीपीएस या सीसीडीज को आप रिडीम तो नहीं कर सकते हो, तो इनको अगर कैश आउट करने की जरूरत है तो यू कैन बाई बैक, तो आप वो बाई बैक करके उन्हें कैश आउट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अ पुट ऑप्शन फॉर द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये बहुत बार ये अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ रहता है, जिसके वजह से टू गिव एग्जिट टू द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बायबैक ऑप्शन कैन बी ऑप्टेड। अब जब ये रीजंस की बात हमने की है तो बात करते हैं कंडीशन, सोर्सेज और रेस्ट्रिक्शन की, कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बाद ही आप बायबैक ऑप्ट कर सकोगे, क्या सोर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, और क्या रेस्ट्रिक्शंस जो अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते। बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस में पहला आता है लिमिट्स, कि हम कितना हद तक बायबैक कर सकते हैं और उस बायबैक को करने के लिए हम रिसोर्स को कितने हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साल में इन अ फाइनेंशियल ईयर मैं सिर्फ 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल को ही बायबैक कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और उसे बायबैक करने के लिए जो रिसोर्स है मेरे पास, वो रिसोर्स मैं किस हद तक यूज कर सकती हूँ? अगर मैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का को यूज करती हूँ तो मैं बोर्ड अप्रूवल के थ्रू जा सकती हूँ। अगर 10% से ज्यादा लेकिन 25% से कम तक मैं यूज करती हूँ या अप टू 25% मैं यूज करती हूँ, तो उस केस में मुझे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये दो लिमिट्स है कि आप कितना हद तक बायबैक कर सकते हो, और वो बायबैक करने के लिए आपके पास जो बजट है, आपके पास जो फंड है, उसको आप कितना यूज कर सकते हो, किस हद तक उसे यूज किया जा सकता है, हाउ मच यू कैन गिव आउट ऑफ दैट पॉकेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस बाइंग बैक। अब ये पॉकेट क्या है, कहाँ से आप बायबैक कर रहे हो? यू कैन बाय बैक फ्रॉम द फ्री रिजर्व, यू कैन बाय बैक फ्रॉम सिक्योरिटीज रिजर्व, यू कैन बाय बैक फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ प्रोसीड्स। तो ये फ्रेश इशू ऑफ प्रोसीड्स के केस में भी देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? द रिस्ट्रिक्शन इज सच कि आप सिमिलर काइंड ऑफ अर्लियर इश्यूज के प्रोसीड से बायबैक नहीं कर सकते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। से सपोज आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए और उसके बदले में आपको प्रोसीड्स मिले।
वो प्रोसीड्स को यूज करके आप 6 महीने के अंदर ही आप शेयर्स बायबैक करना चाह रहे हो, क्या आप कर सकते हो? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीड्स को आप नहीं यूज कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। आपने इक्विटी शेयर्स इशू किया, आपको प्रोसीड्स मिले, और उसके बाद आप सीसीपीएस होल्डर्स से बायबैक करना चाहते हो, क्या आप बायबैक कर सकते हो? आंसर इज यस, यू कैन डू दैट। बायबैक की कुछ कंडीशंस की जब हम बात कर रहे थे, तो कंडीशंस में ये भी कंडीशंस है कि आपके आर्टिकल्स में ये ऑथराइजेशन होना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो। आपको ये इंश्योर करना होगा कि बायबैक के बाद आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एटलीस्ट 2:1 का रहे। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जो शेयर्स को बायबैक करोगे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अगर फुलफिल नहीं हुए तो आप बायबैक नहीं कर सकते हो? तो रेस्ट्रिक्शंस में ऐसे है कि आप 1 साल एटलीस्ट, जो प्रीवियस बायबैक ऑफर था उससे एटलीस्ट 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद ही आप दूसरा बायबैक करोगे। यानी 1 साल में आप सिर्फ 25% तक ही एट द मैक्स बायबैक कर सकते हो। दूसरा कि आप जो आप अगर कोई अपनी खुद की सब्सिडीज से आप बायबैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट में लीड टू some kind of manipulation of market. Thirdly, you cannot buy back from a company which has defaulted in filing of annual return or financial statement. These restrictions are coming from section 70 of Companies Act, जो कि प्रोवाइड करता है कि अगर कोई कंपनी है, आपके कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, और वो शेयर होल्डर कोई कंपनी है, और कंपनी ऐसी है जिसने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, उसको फाइल करने में देयर इज अ डिफॉल्ट, in that case you cannot buy back from that particular company. Then there is another restriction which says कि आप सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का बायबैक एटलीस्ट 6 महीना तक नहीं करोगे। तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 6 मंथ कि आप सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का बायबैक आप 6 महीना तक नहीं करोगे। सो दीज आर द कंडीशन, सोर्सेज एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोसेस कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू बाइंग द सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ कंपनी। बायबैक करने की जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आप अगर 10% तक पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का बायबैक कर रहे हो, उस केस में आप बोर्ड अप्रूवल के थ्रू बायबैक कर सकते हो। अगर ये लिमिट 10% से ज्यादा लेकिन अब तो अप टू 25% तक है, तो उस केस में आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। आप शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से बायबैक कर सकते हो। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के बाद यू नीड टू फाइल द लेटर ऑफ ऑफर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर्स टू द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर आपको अपना इन्फॉर्मेशन 15 से 30 दिन के अंदर बताएंगे, और उस 30 दिन के अंदर जो आपके पास ऑफर आएंगे उन ऑफर को आपको वेरीफाई करना है। आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑफर आपको कंसिडरेशन इशू करना है, और जो शेयर्स आपने बायबैक किए हैं उन बायबैक किए हुए शेयर्स को आपको 7 दिन के अंदर एक्सटिंग्विश करना है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस अगेन यू नीड टू फाइल वन फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर गोइंग फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है टैक्स इम्प्लीकेशन। लेट अस डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट: टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स एंड टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ कंपनी। व्हेन इट कम्स टू कंपनी, आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2024, there is no tax in the hand of the company, but this tax burden has shifted to shareholders. How? Shareholders के हाथ में क्या taxation है in case of buyback? So the entire consideration issued by the company in case of buyback is taxable in the hand of shareholders as dividend. Say suppose शेयर होल्डर ने शेयर्स अक्वायर किया था 30 रुपए में, उस 30 रुपए के शेयर्स को आज कंपनी बायबैक कर रही है 50 रुपए में। तो ये पूरा 50 रुपया, ये पूरा 50 रुपए का कंसिडरेशन जो कंपनी इशू कर रही है, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर एज डिविडेंड। नाउ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस 30 रुपए में कंपनी ने शेयर्स को अक्वायर किया था, ये 30 रुपया कंपनी बुक कर सकती है एज कैपिटल लॉस, और इस कैपिटल लॉस का बेनिफिट जो है वो अगले 8 साल तक कंपनी के पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा देर इज नो एग्जेम्पशन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन द इनकम डिराइव फ्रॉम द बायबैक। जो कंपनी को इनकम हो रहा है बाय वे ऑफ बायबैक, द इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देयर इज नो एग्जेम्पशन टू दैट। प्लस दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी नोटेड कि जो कंसिडरेशन, जो एंटायर कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स होगा, वो उस कंसिडरेशन पे जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लगेगा। इस बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल की। तो जब बायबैक है तो हमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने की जरूरत क्यों पड़ी?
बायबैक का तो अपना तरीका है, जैसा हमने डिस्कस किया कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, और बायबैक के अपने लिमिट्स हैं जो हमने डिस्कस किया कि हम किस लिमिट तक बायबैक कर सकते हैं. सो देर आर restriction when it comes to limits of buyback. what are what are the restriction? So the restrictions are such that आप एक साल में 25% तक ही बायबैक कर सकते हैं. अगर 25% से ज्यादा आपको बायबैक करना है तो देन यू हैव टू गो फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल. यू कैन नॉट गो फॉर बायबैक. प्लस कंसिडरिंग दिस टैक्स इम्प्लीकेशन, जो आज शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स इम्प्लीकेशन है, यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 222F ऐड हुआ है, जो कि ये कहता है कि शेयर होल्डर्स के हाथ में जो इंटायर कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो पूरा कंसिडरेशन टैक्सेबल होगा एज डिविडेंड. दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेक्शन 68 ओनली. वो सिर्फ बायबैक के केस में ही एप्लीकेबल है. That means that is not applicable when it comes to reduction of capital, because reduction of capital is under section 66 of Companies Act. तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में टैक्स रिजीम सेम नहीं है. अब बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल कंपनी किस किस केस में करती है या किस किस केस में कंपनी कर सकती है. अगेन, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक कॉल ऑफ अ कंपनी, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, scheme of compromise arrangement. As a part of scheme of compromise arrangement, company can do reduction of capital. For the purpose of alteration of share capital, company can do reduction of share capital. For the purpose of using the securities premium for the reasons other than the reason which is mentioned in section 52, company needs to go for section 66 for reduction of capital. For set off of accumulated losses against the reserves or share capital of the company needs to go for reduction of capital. So there can be several reasons because of which company can opt for reduction of capital as a part of scaling down the operations of a company. अब जब बात रिडक्शन ऑफ कैपिटल की करें तो क्या प्रोविजंस है जो हमें फॉलो करने होते हैं. रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में अगेन, इफ अ कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, देन ऑफ कोर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी वाया स्टॉक एक्सचेंज इज नीडेड. Simultaneously, in case of unlisted company or in case of a listed company, in both the cases, provisions of Companies Act are there. Companies Act के अंदर section 66 है, which deals in detail about the process to be followed when it comes to reduction of capital. So what is the process and what are the approvals which are needed when it comes to reduction of capital? सबसे पहला of course authorization होना चाहिए आपके पास आर्टिकल्स में. बोर्ड का अप्रूवल आपको लेना होगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी आपको लेना होगा, लेकिन इसमें साथ ही साथ आपको एनसीएलटी का और रेगुलेटरी अथॉरिटीज का भी अप्रूवल लेना होगा, जो अदरवाइज आपको बायबैक के केस में नहीं लेने की जरूरत है. सो दिस इज अ एड ऑन फैक्टर विच इज देयर व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल. एड ऑन प्रोसेस वी कैन से कि एक एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस बर्डन है जब आप रिडक्शन कैपिटल को ऑप्ट करना चाहते हैं. तो अब ये डिटेल प्रोसेस क्या है जब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल को ऑप्ट करने की, तो इसको ऑप्ट करने का जो डिटेल प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि आपको बोर्ड अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है और शेयर होल्डर्स अप्रूवल के बाद आपको एनसीएलटी को अप्रोच करना है. एट द टाइम ऑफ अप्रोचिंग द एनसीएलटी द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. जैसे अपने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के केस में एक स्कीम फाइल करते हैं बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी एंड देन वी गो टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर देयर अप्रूवल. रेगुलेटरी अथॉरिटीज आफ्टर गोइंग थ्रू विद द पेपर्स वो अपने ऑब्जर्वेशंस जो है वो बताते हैं और वो ऑब्जर्वेशंस को बताने के बाद जब उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन आ जाता है तो एनसीएलटी अप्रूव करते हैं. द प्रोसेस इज सिमिलर कि हमको यहाँ पे भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना है, उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो हमें लेने हैं, हमें लेंडर्स का अप्रूवल भी चाहिए होगा साथ ही साथ, और वो अप्रूवल के बाद एनसीएलटी इन सबको कंसिडर करते हुए स्कीम ऑफ रिडक्शन जो है उसको अप्रूव कर देती है अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एडिशनल कंप्लायंसेस व्हेन इट कम्स टू लिस्टेड कंपनी. अगर कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में ऑफ कोर्स आपको शेयर होल्डर्स और एनसीएलटी के अप्रूवल के पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल भी लेना होगा. तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के बाद ही आप ये स्कीम एनसीएलटी में फाइल कर सकते हो. दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल. So when it comes to reduction of capital, as I discussed, to the extent of accumulated profit, the consideration will be treated as dividend in the hand of shareholders, and the difference part will be treated as capital gain. Let us discuss this with the help of one example. So here I have compared the tax implication in case of buyback and in case of capital reduction. On the right hand side, I have discussed regarding capital reduction, and on the left hand side, I have discussed regarding buyback. Let us start with capital reduction first. So in case of capital reduction, say suppose जो total proceeds receive हुआ था वो 80 रुपए पर शेयर था.
और जो अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 30 रुपया पर शेयर था। से सपोज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पोर्शन इसमें 30 रुपए का है। सो टू द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, this amount will be treated as deemed dividend in the hand of shareholders, and the difference between the total consideration received minus this accumulated profit minus this cost of acquisition, so this 20 rupees amount will be treated as cost of as capital gain। मतलब कि जो टोटल प्रोसीड्स हमें जो शेयर होल्डर्स को इशू किया है, वो टोटल प्रोसीड्स में से जो हिस्सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को परटेन करता है उस हिस्से पे डिविडेंड उस हिस्से को डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। और डिविडेंड वाला हिस्सा माइनस करने के बाद जो कंसिडरेशन में से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर दिए, जो डिविडेंड वाला हिस्सा भी हम माइनस कर दिए, तो जो बैलेंस हिस्सा बचा वो बैलेंस हिस्सा एज कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बायबैक। बायबैक के केस में से सपोज जो टोटल कंसिडरेशन रिसीव हुआ था वो था 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 30 रुपीज पर शेयर। So this entire 80 rupees will be taxable in the hand of shareholders as deemed dividend under section 222F of Income Tax Act, and the difference between this consideration and the cost of acquisition and this entire cost of acquisition will be treated as capital loss in the hand of shareholders, and the shareholders will be able to take benefit of this capital loss for the period of 8 successive years. So this is the difference between the tax implication between buyback and capital reduction. Accordingly, the company has to take a strategic call कि कौन सा option better रहेगा, whether to go for capital reduction, whether to go for buyback. एक छोटा कंपैरिजन अगर हम देखें बायबैक और कैपिटल रिडक्शन के केस में, तो कंपैरिजन कुछ इस तरह से है कि बायबैक के केस में देयर इज अ लिमिट अप टू विच यू कैन बाय बैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। दैट लिमिट इज 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। सो आप एक साल में 25% तक का ही बाय बैक कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन के केस में ये लिमिट नहीं है। When it comes to source of distribution, there are particular sources provided जिसके थ्रू ही आप बायबैक कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन के केस में ऐसा कोई सोर्स नहीं प्रोवाइडेड है। When it comes to approval taken, buyback के केस में you don't have to go to NCLT, you don't have to go to regulatory authorities otherwise. But when it comes to capital reduction, you have to go for the detailed process through the NCLT route from the approval, taken approval from the regulatory authorities. Then when it comes to impact on the shareholders, the impact is same दोनों ही केस में। To the extent you are buying back the shares of a company, आप जितने एक्सटेंट तक अपने शेयर होल्डर से आप बाय बैक कर रहे हो उस प्रपोर्शन में आप शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन इशू कर रहे हो। टैक्सेबिलिटी के केस में ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि बायबैक के केस में पूरा ही कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है एज डीम्ड डिविडेंड, whereas in case of capital reduction, to the extent of accumulated profit only, the portion will be treated as accumulated as dividend, and the balance amount minus cost of acquisition will be treated as capital gain in the hand of shareholders. So इन सारे differences को ध्यान में रखते हुए ही ये particular call लेने की जरूरत है कि हम buyback की तरफ जाएंगे या capital reduction की तरफ जाएंगे। Now let us think about the other mode of scaling down, which is to sell the undertaking of a company। हमको अपनी कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है जो या तो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पा रहा है जिस तरह से हमने सोचा था, या तो ऐसा है कि हम अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी पे फोकस करना चाह रहे हैं और इस वजह से हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस को डाइसेक्ट करने की जरूरत है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उस अंडरटेकिंग को या तो सेल कर दें या तो हम उसे डिमर्ज कर दें। तो जब बात आती है अपनी पर्टिकुलर सेट ऑफ अंडरटेकिंग को डाइसेक्ट करने की, तो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो है या तो डीमर्जर हम कर लें या तो स्लम सेल कर लें। अब डीमर्जर के केस में क्या कंडीशंस है, स्लम सेल के केस में क्या कंडीशंस है, कब हम डीमर्जर नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, कब हम स्लम सेल नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, और किस सिचुएशन में डीमर्जर या स्लम सेल को ऑप्ट करना सही होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डीमर्जर फर्स्ट। डीमर्जर के केस में जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में मर्जर के केस में डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स एक्ट defines the term demerger and that definition is connected with few conditions। तो अगर वो कुछ कंडीशंस जो प्रोवाइडेड है वो कंडीशंस मेट करते हैं तभी आपका डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल होगा। वो कंडीशंस सेक्शन 219 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। डीमर्जर की बात करें तो ये डीमर्जर क्या कर रहे हैं,
कंपनी का एक सेट ऑफ अंडरटेकिंग है, देयर हैज टू बी टू अंडरटेकिंग इन द कंपनी एटलीस्ट, एंड द कंपनी इंटेंड्स टू डाइसेक्ट वन ऑफ द अंडरटेकिंग, कंपनी अपना एक अंडरटेकिंग खुद से अलग करना चाह रहा है, उस केस में आप डीमर्जर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वो जो जिस हिस्से को आप अलग कर रहे हो वो हिस्सा अपने आप में एक अंडरटेकिंग होना चाहिए। अब वो अंडरटेकिंग क्या है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है कि वो अंडरटेकिंग आपका चेरी पिक किया हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होना चाहिए। वो एक अंडरटेकिंग अपने आप में एक ऐसा अंडरटेकिंग होना चाहिए जो इस हिस्से से हटके, आपकी कंपनी से हटके किसी भी और कंपनी में जाए तो वहां भी एक फुल फ्लेजेड बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने लायक हो। तो आपको ये देखना हो कि वो जो अंडरटेकिंग है, दैट शुड बी सेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज that has the capability of running a business activity in the other company as well. दूसरा, when it comes to टैक्स न्यूट्रलिटी, तो आपको ये देखना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 219 में जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे कंडीशंस आपके केस में मीट कर रहे हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन आपके केस में मीट नहीं करता है तो आपका जो डीमर्जर है वो टैक्स न्यूट्रल नहीं होगा, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल। क्या क्या कंडीशंस प्रिस्क्राइब है, तो कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि आपकी कंपनी के सारे एसेट्स जो है pertaining to that undertaking should go to the resulting company. All the liabilities concerning that particular undertaking should go to the resulting company. All the properties and liabilities of the undertaking जो ट्रांसफर हो रही है वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो। रिजल्टिंग कंपनी इस अंडरटेकिंग के बदले में कंसिडरेशन इशू करेगी, और शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स पर्टेनिंग टू दैट अंडरटेकिंग शुड बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। प्लस ये जो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ये गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर हो, ना कि गॉन कंसर्न की तरह। गोइंग कंसर्न से मतलब है कि वो जो जिस भी कंपनी में जाए उस कंपनी में अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने लायक वो रहे। तो ये कंडीशंस हैं जो कि डीमर्जर के केस में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स न्यूट्रलिटी ऑप्ट करना बहुत जरूरी है। रिगार्डिंग अंडरटेकिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो हिस्सा आपका जा रहा है वो हिस्सा अपने आप में एक अंडरटेकिंग होना चाहिए, ना कि चेरी पिक किए हुए एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Then let's discuss about the tax neutrality when it comes to demerger. So in general, to the extent the resulting company is the Indian company, आपका डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल है अगर वो सेक्शन 219 के कंडीशंस को मेट करता है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो जो डीमर्जर है वो फॉरेन कंपनीज के बीच में हो रहा है लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केसेस में कुछ और भी कंडीशंस है जो आपको देखना होगा कि वो कंडीशंस भी कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि एटलीस्ट 25% ऑफ द फॉरेन कंपनी of the foreign demerged company becomes the shareholders of the foreign resulting company। कम से कम 25% जो शेयर होल्डर्स है डिमर्जिंग कंपनी के वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बने चाहिए। सिमिलर कंडीशंस है उस कंडीशन में भी जहाँ पे कि डीमर्जर जो है वो हो रहा है फॉरेन डिमर्जिंग कंपनी का विद अ फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, और इंडियन कंपनी के शेयर्स वहां पे या तो इंडियन कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर वो फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर्स का वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वायर करती है या सब्सटैंशियली उसका वैल्यू जो डिराइव होता है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स से होता है। नाउ इट कम्स टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि मर्जर के केस में देयर इज अ सेट ऑफ रूल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और वो रूल्स एप्लीकेबल है अगर आप कैरी फॉरवर्ड या तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो। There are several conditions which are applicable on transferor company, several conditions applicable on transferee company, which are provided in section 72A, read with rule 9C। तो अगर वो conditions पूरे set of conditions आपके met करते हैं तभी आप set of carry forward of losses का benefit ले सकते हैं। फॉर्चुनेटली डीमर्जर के केस में ये कंडीशंस नहीं है। डीमर्जर के केस में कंडीशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। डीमर्जर के कंडीशन में कंडीशंस बहुत ही सिंपल है। डीमर्जर के का केस ये कहता है कि जब आप एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तभी ले सकते हो जबकि वो लॉस भी उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को ही पर्टेन करता है जो अंडरटेकिंग आपके पास आई है। तो डीमर्जर के थ्रू जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई है अगर लॉस उसी अंडरटेकिंग को पर्टेन करता है तो आप उस लॉस का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप वो बेनिफिट नहीं ले सकते। अब बात आती है ये लॉस के बेनिफिट की कि मैं कब तक ये बेनिफिट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेम है जैसा कि कंडीशंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉस के केस में आप बेनिफिट जब से लॉस हुआ है तब से नहीं लोगे। पोस्ट दिस अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट ये लॉस का बेनिफिट आप कब से ले सकते हो, जब से वो ओरिजिनल लॉस हुआ था तब
उसके बाद से आप उस डेट से 8 साल तक का बेनिफिट लिया जा सकता है। यानी कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो से सपोज कि कंपनी में लॉस हुआ था, ट्रांसफर कंपनी में लॉस हुआ था इन द ईयर 2015, और उस कंपनी को हम आज के डेट में 2025 में बाय वे ऑफ डीमर्जर अक्वायर, उस अंडरटेकिंग को 2025 में हम बाय वे ऑफ डीमर्जर अक्वायर कर रहे हैं। तो 2025 में जब 10 साल बीत गए हैं और उस कंपनी में जो लॉस था 2015 में, क्या उसका बेनिफिट हम ले सकेंगे? द आंसर इज नो। ये 10 साल के बाद उसका बेनिफिट नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि लॉस को हम काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल अकरेंस, और ये लॉस का बेनिफिट सिर्फ रेसिडुअल पीरियड के लिए ही अवेलेबल है फॉर द रिजल्टिंग कंपनी। तो ये चीज, ये कंडीशन हमें मर्जर प्लस डीमर्जर दोनों ही कंडीशंस में ध्यान रखनी है कि अगर हम ये इंटेंशन से डीमर्जर करवा रहे हैं कि हमें लॉस का बेनिफिट लेना है, तो हमें ये देखना होगा कि उसका रेसिडुअल पीरियड कितना बाकी है, क्योंकि बेनिफिट सिर्फ रेसिडुअल पीरियड के लिए ही अवेलेबल होगा हमारे पास में, ना कि कंप्लीट 8 साल। यहाँ फ्रेश नहीं है, ये फ्रेश सेट ऑफ नहीं है, ये रेसिडुअल पीरियड के लिए ही आपको सिर्फ इसका लॉस का बेनिफिट मिलेगा, लॉस को सेट ऑफ करने का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं स्लम सेल की। स्लम सेल क्या हुआ? स्लम सेल के केस में अगेन यू आर सेलिंग वन अंडरटेकिंग, आप एक अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हो। यहाँ पे भी जो आप बेच रहे हो दैट हैज टू बी वन अंडरटेकिंग। यू आर नॉट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यू टू ईच एंड एवरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप एक लम्प सम कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द एंटायर सेट ऑफ द अंडरटेकिंग, और उस अंडरटेकिंग को आप बेच रहे हो टू द ट्रांसफरी कंपनी, एंड इन ल्यू ऑफ दैट द ट्रांसफरी कंपनी इज इशूइंग कंसिडरेशन टू यू एंड नॉट टू योर शेयर होल्डर्स। जैसे डीमर्जर के केस में जो कंसिडरेशन इशू होते हैं बाय रिजल्टिंग कंपनी, वो इशू होते हैं टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, वेराज इन केस ऑफ स्लम सेल जो कंसिडरेशन इशू होता है वो कंसिडरेशन इशू होता है टू द ट्रांसफरर कंपनी एंड नॉट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ये एक बात ध्यान रखने की है। बट स्लम सेल के फायदे क्या है? स्लम सेल के केस में यू डोंट नीड रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रूवल एंड टू फॉलो द डिटेल एनसीएलटी रूल्स कि आप फर्स्ट मोशन फाइल करो, सेकंड मोशन फाइल करो, एनसीएलटी मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग एक्सेट्रा। ये डिटेल प्रोसेस स्लम सेल के केस में नहीं है। स्लम सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बाय वे ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट। सो merely by executing a BTA, by way of taking shareholders approval under section 180 of Companies Act, you can proceed ahead with this slump sale of undertaking. Slump sale के केस में what are the tax implication? So now after this amendment in the Income Tax Act, after this Finance Act 2024, what are the changes that has been made when it comes to slump sale? तो अब slump sale के केस में long term capital gain का अमाउंट जो है वो 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 36 मंथ टू 24 मंथ्स। तो अब क्या है, स्लम सेल के केस में टैक्सेशन जो है वो 12.5% का ही है। ये एक बात ध्यान देने की है। दूसरा ऐसा कि जैसा मैंने कहा कि कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफरर कंपनी को मिलेगा, ना कि शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ टैक्स इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। एंड देन कोई भी बिजनेस लॉसेस या डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है अगर ट्रांसफर कंपनी के केस में, तो उसका बेनिफिट ट्रांसफरी कंपनी को नहीं मिलता है इन केस ऑफ slum sale. So these are the things that one has to keep in mind whether to opt for demerger or to go for slum sale. Now let us understand the difference between demerger and slum sale in a nutshell. तो डीमर्जर के केस में जब टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल हो सकता है अगर सेक्शन 219 AA के सारे कंडीशंस मीट करें। ऑन द कॉन्ट्ररी स्लम सेल के केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% ही एप्लीकेबल है। डीमर्जर के केस में आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल सकता है फॉर द रेसिडुअल पीरियड। स्लम सेल के केस में ये रेसिडुअल पीरियड के लिए भी नहीं मिलेगा आपको। When it comes to consideration, so in case of demerger, the consideration is issued to the shareholders of the demerged company, whereas when it comes to slum sale, जो consideration issue होता है वो ट्रांसफर कंपनी को इशू होता है, ना कि उसके शेयर होल्डर्स को। When it comes to transfer of losses, as I said कि लॉस का बेनिफिट when it comes to demerger तो वो सिर्फ रेसिडुअल पीरियड के लिए है, और स्लम सेल के केस में वो भी आपको नहीं मिलेगा। Then it comes to giving exit opportunity to the shareholders of a company. Slum sale के केस में there is no question of giving any exit opportunity to the shareholders of the company because you are not issuing anything to the shareholders of the company. Whereas in case of demerger 25% को आप
एग्जिट अपॉर्चुनिटी स्टिल दे सकते हो, क्योंकि यहाँ का वन ऑफ द कंडीशन इज सच कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। तो ये जो रिमेनिंग 1/4 शेयर होल्डर्स हैं उनको आप कैश कंसिडरेशन भी दे सकते हो। तो by way of demerger, you can say that you can give exit opportunity to a particular set of shareholders as well. Then when it comes to approval requirement, when it comes to demerger, there is a particular set of approval requirements, from board's approval to shareholders approval to regulatory authorities approval to NCLT's approval. Whereas when it comes to slump sale, the approval requirement कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे आपको एनसीएलटी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहाँ बोर्ड अप्रूवल प्लस शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन आप प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज अ कंक्लूजन वी कैन से कि आप जब अपने बिजनेस को स्केल डाउन करना चाह रहे हो तो उस वक्त आप कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करोगे, या आपकी इच्छा क्या है, आप किस पर्सपेक्टिव से स्केल डाउन करना चाह रहे हो, उसको ध्यान में रखकर आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऑप्ट करना होगा कि मैं इस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए मेरे लिए कौन सा मोड ज्यादा सही होगा जिसके थ्रू मैं अपना बिजनेस को स्केल डाउन कर सकूं। With this, I'm ending today's discussion. Let us know your feedback and also let us know as to on what topic you want us to have this discussion in English. Thank you so much.